एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का सलाम नमस्कार। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, वेलकम, स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेहरू गांधी परिवार की बात की थी। खबर है कि मिसेस सोनिया गांधी ने उन तमाम स्टेट्स के कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को जहां कांग्रेस इलेक्शन हारी है, इस्तीफा देने और रिजिग्नेशन देने के लिए कहा है। बहुत अच्छा किया, बहुत ठीक किया, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। काफ़ी इसलिए नहीं है दोस्तों कि पिछले कई वर्षों से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के पास कोई फुल टाइम, कुल वक्ती अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नहीं है। मिसेस सोनिया गांधी बहुत अच्छी हैं, कोई शुबा नहीं, लेकिन वो कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, अंतरिम अध्यक्ष हैं, अबूरी सदर हैं, फुल टाइमर नहीं है। हो भी नहीं सकती, उनकी एज और उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती। राहुल गांधी से कई मरतबा कहा गया, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए, अध्यक्ष पद स्वीकार कर लीजिए, ताकि पार्टी को लगे तो कि पार्टी में कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन वो हिचकिचाते रहे, डरते रहे, बचते रहे। उन्होंने कभी इस पर हामी नहीं भरी, इसे कबूल नहीं किया। तो फिर क्या ज़रूरी है? तो फिर ज़रूरी ये है कि कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर का इलेक्शन कराया जाए, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ज़रूरी है। बीजेपी जैसी पार्टी भी कराती है, चाहे वो जैसे भी कराती हो। वो जो कराती है वो हमें मालूम है कैसे कराती है, लेकिन कराती है, लोगों को तो बताती है कि हमने इलेक्शन कराया, हमारा प्रेसिडेंट ये चुना गया। कांग्रेस ने एक तरीका बंद हो गया। पिछले कई साल से इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो इलेक्शन हो और कोई एक प्रेसिडेंट चुना जाए। अगर देश भर के जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं उनके, कारकुन हैं उनके, वो अगर राहुल गांधी को चुनते हैं तो वो बन जाएं, किसी और को चुनते हैं तो वो बन जाए, लेकिन एक प्रोसेस तो शुरू हो। कांग्रेस पार्टी का ढांचा उस वक्त तक बन ही नहीं सकता जब तक कि उसका ऊपरी ढांचा बिल्कुल कंप्लीट ना हो। हाईकमान कहने से काम नहीं चलता है। पार्टी का प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चुन के आए वो सब, तब कहीं पार्टी जमीन पर खड़ी हो पाती। दूसरी बात दोस्तों, हम पहले आपको ये बता दें कि हम किसी के मंदिर जाने, मस्जिद जाने, गिरजा जाने, गुरुद्वारा जाने, अग्यारी जाने या किसी और जगह जहां पूजा इबादत होती है वहां जाने से हमें कोई किसी वो नहीं, एतराज़ नहीं है। जिसको ये लगता है कि मंदिर जाकर उसे संतोष मिलता है, शांति मिलती है, उसे जाना चाहिए मंदिर। जिसे मस्जिद जाकर रूहानी सुकून मिलता है, उसे मस्जिद जाना चाहिए। इसी तरीके से गुरुद्वारा, चर्च और अग्यारी की भी बात करें, जिनको वहाँ मन की शांति, दिल का चैन, मन का सुख मिलता हो, उन्हें जाना चाहिए। लेकिन मंदिर जाना को पॉलिटिक्स से जोड़ने का सिलसिला किसने शुरू किया? बीजेपी ने शुरू किया। क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि अगर हमारे लीडर मंदिर में जाएंगे और लोग देखेंगे कि वो मंदिर में जा रहे हैं, तो उन्हें मन की शांति मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन वो ये समझते हैं उन्हें वोट जरूर मिल जाएंगे, और मिलते हैं। हम पिछले कई साल से देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं फिर कह दूं कि मंदिर जाने में कोई बुराई नहीं, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है बल्कि। लेकिन अब जब वो मंदिर जाते हैं तो आप जानते हैं मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि ये तो बीजेपी वालों की नकल कर रहे हैं, और ये भी जाता है कि बीजेपी वाले तो मंदिर इसलिए जाते हैं कि उन्हें हिंदुओं से वोट मिलेंगे। तो क्या राहुल और प्रियंका भी इसीलिए जा रहे हैं मंदिर के उन्हें वोट मिलेंगे? जब ये मैसेज जाता है तो बात बिगड़ जाती है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम हसन कमाल है। मैं जैसे ही अपना नाम लेता हूँ हसन कमाल, लोग समझ जाते हैं कि मेरा मज़हब क्या है। कोई मेरा लीडर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए, नमाज़ पढ़े और निकल के उससे कहे कि हसन कमाल हमको वोट दो, क्योंकि हम तो देखो हम मस्जिद जाते हैं, तो मेरा जवाब क्या होगा?
मेरा जवाब ये होगा कि मस्जिद जाके नमाज पढ़ना तो आप अपनी मन की शांति के लिए करते हो, अपने रूहानी सुकून के लिए करते हो, मेरे लिए थोड़ी करते हो। मुझे अगर मन की शांति और रूह का सुकून चाहिए होगा तो मैं खुद जाके मस्जिद में नमाज पढ़ लूँ, मैं तुमको उसके लिए वोट क्यों दूँ? तो ये बात है कि आप मंदिर जाइए लेकिन मंदिर के नाम पर वोट मांगिएगा तो लोग कहेंगे कि हम वोट क्यों दें। दूसरी बात देखिए, मैं बीजेपी की जीत ये नहीं समझता हूं कि वो इलेक्शन में जीत जाती है। इलेक्शन में जीतना बहुत मामूली बात है। एक इलेक्शन जीत जाती है, निकाय के सारे इलेक्शन हार गई। लोग समझते हैं कि निकाय की इलेक्शन कोई नहीं होती है, लेकिन जो लोग समझते हैं जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, वो समझते हैं कि निकाय बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बात शुरू तो वहीं से होती है। लेकिन बहरहाल लोग समझते हैं नहीं, MP और MLA बनना बड़ी बात है और उसका इलेक्शन जीतना बड़ी बात है। तो मैं उसमें भी बीजेपी की जीत को उसकी असली जीत नहीं मानता, होती रहती है। मैं बीजेपी की असली जीत ये मानता हूँ कि उसने पिछले 10-15 वर्षों में कांग्रेस को सेकुलरिज्म के नाम से डरा दिया। ऐसा डरा दिया है कि कांग्रेसी अब सेकुलरिज्म का नाम लेना भूल गए। कोई भी कांग्रेस का बड़ा लीडर सेकुलरिज्म का नाम नहीं लेता, उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर के लफ्ज कहते हैं, और सबका साथ और ये सब कहते हैं। सबका साथ तो मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी के सबका साथ जुमला मालूम होता है। तो आपका सबका साथ को लोग कैसे मान लेंगे कि ये सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म का नाम हमारे डर के नहीं लेते, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने कहा कि हम सेकुलर हैं तो लोग हमें हिंदू नहीं मानेंगे। गोया उनका ख्याल है कि जो हिंदू है वो सेकुलर हो ही नहीं सकता, जो बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूं हिंदुओं की मेजॉरिटी सेकुलर है। और छोड़िए महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर तो शायद इस सेंचुरी में किसी ने नहीं पैदा किया, जो जिनकी सोच सेकुलर थी, जो रिलीजियस डिवाइड के खिलाफ थे, जो मजहब की बुनियाद पे लोगों को बांटने में यकीन नहीं रखते थे। उनकी सोच सेकुलर थी, उनकी फिलॉसफी सेकुलर थी। इसके बावजूद वो हिंदू थे। उनका तो सवेरे ही रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम से होती थी। और जब वो मारे गए, नाथूराम ने उन्हें जब गोली मारी तो इसीलिए गोली मारी कि हिंदू होते हुए भी वो सेकुलर है। और उस वक्त भी जो आखिरी शब्द गांधी जी के होठों से निकले वो थे, हे राम। तो ये एक भ्रम है कि अगर आप सेकुलर हो गए तो लोग समझेंगे कि आप हिंदू नहीं रहे। सेकुलरिज्म, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जबरदस्त मजहबी थे। उन्होंने कुरान को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है करते थे तो वो लोग मुग्ध हो जाते थे, लेकिन उनकी सोच सेकुलर थी। क्योंकि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, सेकुलरिज्म इनकी विरासत है, सेकुलरिज्म इनके फलसफे की रूह है। और कांग्रेस ने अब उसका नाम भी लेना छोड़ दिया। तीसरी बात और बहुत अहम बात, आपने देखा होगा कि जिस भी स्टेट में बीजेपी के मुकाबले में कोई तीसरी पार्टी भी है, उस स्टेट में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस नहीं करती है, तीसरी पार्टी करती है। जिस स्टेट में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, उनमें 2-3 स्टेट्स को छोड़कर बाकी सब जगह कांग्रेस बीजेपी से हार जाती है, कांग्रेस लड़ नहीं पाती। जबकि कोई भी तीसरी पार्टी बीजेपी से लड़ लेती है और कामयाब भी होती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी बीजेपी से टकराती है और इस बार भी टकराई है। बिहार में भी कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के खिलाफ है। झारखंड में कांग्रेस नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के खिलाफ है, लड़ा है और कामयाब हुआ है। हद ये है, महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं, बीजेपी के खिलाफ पहले एनसीपी थी और अब शिवसेना है, और कांग्रेस तो अब नंबर 3 पे चली गई। बंगाल में ममता बनर्जी, ओडिशा में बीजू जनता दल, तमिलनाडु में डीएमके, आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS। आप सब जगह देखिए कि कांग्रेस जो है
वो बीजेपी के अगर कहीं तीसरी पार्टी है तो तीसरी पार्टी कांग्रेस से आगे है। तो कांग्रेस को यह बात मान लेनी चाहिए कि जिन स्टेट्स में कोई दूसरी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है और कांग्रेस से ज्यादा मजबूती से लड़ रही है तो कांग्रेस को उसकी लीडरशिप कबूल कर लेना चाहिए। यह माना कि लोकसभा में आज भी अपोजिशन के सबसे ज्यादा मेंबर कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्टेट्स में, सारी स्टेट्स में कांग्रेस के बजाय कोई दूसरी पार्टी, केरल में सीपीएम है। हर जगह आपको ये नजर आएगा जहां कोई तीसरी पार्टी है बीजेपी के मुकाबले में वही आ रही है, कांग्रेस नहीं आ रही है। फिर भी कांग्रेस इस पर अड़ी रहती है कि अपोजिशन की लीडरशिप उसके हाथ में रहना चाहिए। अपोजिशन की लीडर उसके हाथ में रहना चाहिए तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि इसे क्यों रहना चाहिए। तो ये सब ज़मीनी सच्चाइयाँ कांग्रेस को समझना पड़ेगी और उस हिसाब से अपने आप को नए सांचे में ढालना पड़ेगा। G23 ग्रुप जो 23 उसके बारे में बड़ी बात होती है, सुना वो भी कह रहे, वो कुछ भी कह रहे हुजूर। एक बात मेरी दोस्तों मान लीजिए, उनमें से कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जो 100 आदमी जमा कर सके अपने नाम से, जो 100, तो वो कुछ भी करें, कहीं आए कहीं जाएं, लेकिन हाँ उनकी ये बात दुरुस्त है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल चुनाव होना चाहिए पार्टी का, और उस पार्टी के चुनाव में लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना अध्यक्ष, अपना प्रेसिडेंट चुने। ये सब बातें अगर होंगी तभी कांग्रेस का सर्वाइवल मुमकिन है। और एक बार फिर कह दूं, पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस का रिवाइवल जरूरी है। एक बार फिर कहता हूं, हमें कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। इस बात को नहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमें बताइए कि क्या हम ठीक कह रहे हैं या नहीं। आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। अगले वीलॉग तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।